मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जो कभी बाप नहीं बन सकता था, क्योंकि वह न मर्द था। लेकिन मेरे ससुर जी मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। और मेरे ससुर जी 65 साल के थे, लेकिन दिखने में किसी पहलवान से कम नहीं लगते थे। या यूं कहूँ कि अगर मेरे ससुर जी और मेरे पति का मुकाबला किया जाए तो दोनों बाप बेटे के बजाय छोटे बड़े भाई लगते थे। और मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे पति ऑफिस से घर अक्सर देर रात को आते, लेकिन मुझे ससुर जी बिल्कुल भी बोर होने नहीं देते थे। शादी के 3 महीने के बाद ही एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बड़ी ही खुशी खुशी कहा कि तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर हम दोनों पति पत्नी चौंक गए। जब मुझे ये पता चला कि ये बच्चा किसी और का है तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा नाम रश्मि है और मेरी उम्र लगभग 35 साल की हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप कई साल पहले ही गुजर चुके थे और मैं इस घर में सबसे बड़ी थी। इसलिए मेरे ऊपर 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी थी। मैं छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर और अपने भाई बहनों का पेट पाल रही थी। और कुछ ही साल के बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी और मेरा भाई दूसरे शहर जाकर कमाने लगा। और अपने दोनों बहनों की शादी के बाद अपने ही घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत थी जो मेरी तन्हाई को दूर करके मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई भी नहीं था और मेरी उम्र अब ज़्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता था। खैर, मेरे दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन मैं ऑफिस से छुट्टी होने के बाद बाजार गई तो वहाँ मेरी पुरानी सहेली मिली। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैं भी उसे सब कुछ बता दी। और बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक बड़ा भाई है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब हो गई है। उसकी शादी हुई थी, पर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि उसका भाई कभी बाप नहीं बन सकता था। ये सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ था, पर मेरी सहेली के घर रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। अभी वह मुझसे ये सब बात कह रही थी कि मेरे मुंह से अचानक ये निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही किसी बात के लिए उन्हें ताना दूंगी। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? मैंने उससे कहा कि इस तरह जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं, वह मेरा सहारा बने। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी? मेरी सहेली ये फैसला सुनकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उसके घर में भी किसी औरत की ज़रूरत थी और उसकी माँ बहुत साल पहले ही गुजर चुकी थी। उनका भाई अपने बाप के साथ रहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं ये बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे ये शादी को पक्का ही समझो, क्योंकि मेरे भाई को भी तुम्हारे जैसी लड़की की ज़रूरत है। फिर 1-2 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई। वह बहुत ही खुश थी। उसने कहा, मेरा भाई शादी के लिए तैयार है, पर उसकी एक शर्त है। मैंने घबराकर पूछा कि शर्त क्या है? तो उसने कहा, बस यही है कि उसका भाई यही चाहता है कि वह दुनिया वालों को इस बात का पता न चले कि वह बाप नहीं बन सकता है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात हो, तुम और तुम्हारे भाई इस बात से बेफिक्र रहो। फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरी और धीरज की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। लोग ये देखकर हैरान थे कि इस अकेली लड़की को कैसे इतना अच्छा परिवार और रिश्ता मिल गया। मैं अपने पति के नामर्द होने की बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी। मेरे पति का ये राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था। मैं दुल्हन बनकर जब धीरज के घर आई तो ये देखकर हैरान थी कि धीरज का घर तो एक आलीशान महल जैसा था। मैं अपने शादी से बहुत ही खुश थी, क्योंकि मैं सपनों में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। कितने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। मैं फूलों के स्टेज पर बैठी हुई थी और अपने पति धीरज का इंतजार कर रही थी। जब धीरज कमरे में आए तो उनके अंदर एक अजीब सी झिझक थी।
शायद वो अपने अंदर की कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं एक औरत थी, इसलिए मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि ये बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बारे में कभी कुछ कहूँगी। मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद धीरज के चेहरे खिल उठा था। उन्होंने मुझे तोहफे के रूप में एक हार पहनाया और कहने लगे, तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अब ज़िंदगी में बहुत ही खुश हूँ और मैं और धीरज अपनी ज़िंदगी में बहुत ही प्यार से रहेंगे। धीरज ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसके साथ बेहद ही खुश थी। धीरज ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उनकी पहली पत्नी के बच्चे पैदा नहीं हुए तो डॉक्टर को दिखाया गया था। तो डॉक्टर ने धीरज की बहुत सी कमियां बताई थी और जब ये बात धीरज की पहली पत्नी को पता चला कि वह कभी बाप नहीं बन सकता तो वह उन्हें छोड़कर चली गई। धीरज ने बताया कि दूसरी शादी के बाद मैं इसलिए नहीं सोच रहा था कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो समाज में मेरी बहुत ही बदनामी होगी और मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए भी उनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली और मेरे दिल में बच्चों की तमन्ना थी। पर मुझे ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से पता था कि यह मुमकिन नहीं है और हर गुजरते दिन के साथ मैं धीरज को दिल और अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं धीरज और उनके पिता की खूब सेवा करती थी और शाम के वक्त हम सब एक साथ चाय बैठकर पीते और बातें करते। धीरज अक्सर ऑफिस से आने में लेट हो जाते थे क्योंकि मुझे बोरियत महसूस होती थी, तो मेरे ससुर जी मुझसे बातें करते और उनका भी दिल बहल जाता था और मेरा भी वक्त गुजर जाता। एक दिन धीरज को कुछ ज़्यादा ही देर हो रही थी ऑफिस से आने में, तो उनके इंतज़ार में मेरी आँख लग गई और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अचानक जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे ससुर जी मेरे कमरे से निकल रहे हैं। मैं हैरान हो गई। मैं अपने ससुर जी से पूछी, पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? तो उन्होंने बताया कि बहू अभी तक धीरज क्यों नहीं आया, मुझे उसके लिए फ़िक्र हो रही है, इसलिए तुम्हें देखने कमरे में आ गया, कहीं तुम डर न जाओ। ये बात कहते हुए वो थोड़ा झिझक रहे थे। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जब मैं सोई थी तब अपने दुपट्टे को बगल में रखकर सोई थी, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने कहा, पापा जी आप अपने रूम में जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब धीरज आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, फिक्र करने की कोई बात नहीं। वह कहने लगे, बहू मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हो? उनकी ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई। मैंने कहा, पापा रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से आज आपको आराम करना चाहिए। तो मेरे ससुर जी बोले, ठीक है बहू, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, लेकिन एक कप चाय तो बनाकर दे दो। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ और मैं उनको चाय बनाकर दी और अपने रूम में वापस आ गई। उस दिन मुझे अपने ससुर के रवैये बहुत ही अजीब लग रहा था। इसी तरह धीरे धीरे मेरी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी हालत देखकर धीरज ने मुझसे कहा कि लगता है तुम बहुत ही कमज़ोर हो रही हो, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दे रही हो। वो कहने लगे, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाई दे दे और तुम खाना पीना अच्छे तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, पर धीरज ने मेरी एक ना सुनी और ऑफिस जाने के बजाय वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए हैं। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जो डॉक्टर ने मुझे कहा उसे सुनकर और मेरे पति दोनों ही चौंक गए। डॉक्टर ने बड़ी ही खुश होकर ये खबर सुनाई थी। ये खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ने लगी। मैं और धीरज बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि मुझे और धीरज को ये बातें बहुत अच्छे से पता था कि धीरज कभी भी बाप नहीं बन सकता है, तो फिर ये बच्चा किसका है? आखिर ये कैसे हुआ? डॉक्टर के हाथ से धीरज ने रिपोर्ट ले ली और फिर कुछ कहे बिना मेरे बाजू पकड़कर गाड़ी तक ले आए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता देखकर पूछने लगे, बहू तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेटा डॉक्टर ने क्या कहा है? धीरज ने कहा आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है। धीरज की बातें सुनते ही मेरे ससुर जी कहने लगे, तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो? मैं पास में वहीं बैठे सोफे पर चक्कर खाकर गिर गई, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सब सुन सकती। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति मानने को तैयार नहीं था। धीरज की बात सुनकर मेरे ससुर जी कहने लगे, थोड़ा सोच समझ कर तो बात किया करो। अपने ससुर जी की बात सुनकर मुझ में थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। धीरज ने कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी और तुम्हें मुझे शादी क्यों की है, क्योंकि तुम गलत हो। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर जी ने धीरज को समझाने का बहुत ही कोशिश किया, पर धीरज नहीं माने और वह भी बहुत ही सुनने को तैयार ही नहीं थे। धीरज ने आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने घर वापस आ गई थी और मेरा और धीरज का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था शायद वहीं पर ख़त्म होने वाला था। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, पर मुझे अभी भी धीरज की ही परवाह थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत ही प्यार करती थी। उनके अलावा मेरा इस घर में अभी कोई नहीं था। मैं रोती रोती वहीं नीचे ज़मीन पे सो गई और मेरी आँख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरी ननद खड़ी थी और मैं उससे कहने लगी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। मेरी ननद मुझे समझाते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी ननद मुझे समझा कर चली गई। मुझे अपनी ननद की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिरकार ये सब वो कैसे ठीक कर सकती है। बहुत सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं मेरे ससुर जी ने तो क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में धीरज के अलावा अगर कोई था तो वह मेरे ससुर जी। क्योंकि धीरज के कभी कभी ऑफिस घर आने में रात के 1 बज जाते थे। रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी तो कहीं उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखना अब मुझे खटक रहा था और मैं इसी सोच विचार में 1 हफ्ता गुजार दी और गुजरते दिन में भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करूं। मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में ऐसे मग्न थी जैसे मेरी जरा ही परवाह नहीं थी, जबकि मैं उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। 1 हफ्ते के बाद जब मेरी ननद मेरे पति धीरज के साथ मुझे लेने के लिए घर आई तो धीरज को दरवाजे पे देख के मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि धीरज मुझे लेने कैसे आए, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि मुझे दोबारा धीरज को ज़िंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं बिना पूछे ही उन दोनों के साथ गाड़ी में बैठकर चली आई। जब घर पहुंची तो मैंने देखा घर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया था। ये सब देखकर मैं हैरान थी। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। मेरी ननद ने बड़ी ही प्यार से मुझे गले लगाया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया है। मैं हैरत में एक नज़र धीरज पे डाली तो धीरज शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए खड़े थे। मेरी ननद सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए पापा के समझाने के बाद भैया फिर दोबारा उस लेडीज डॉक्टर के पास गए थे। पर इस अस्पताल में एक वार्ड बॉय था जो भैया को पहचानता था और उसने भैया को उस रिपोर्ट के बारे में सारी सच्चाई बता दी, क्योंकि वह कई सालों से इस पछतावे में था।
फिर उस डॉक्टर ने भी भैया को देखते ही पहचान लिया। पर जब भैया ने उन्हें बताया कि दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो लेडीज डॉक्टर ने भैया को एक ऐसा सच बताया कि मेरा भाई बहुत ही हैरान हो गया। उस डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी, नहीं उनकी पत्नी भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, वह किसी और से प्यार करती थी, इसलिए ऐसी दवा इस्तेमाल कर रही थी और भाई का झूठा इल्ज़ाम लगाकर वह छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए उसने पैसे के दम पे झूठी रिपोर्ट बनवाई। और मेरी ननद ने ये सब बातें मुझे बताकर फिर मुझे धीरज की ज़िंदगी में आने का मौका दे दिया। धीरज मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह अगर कोई भी होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता, क्योंकि एक पल के लिए मैं भी ससुर जी को गलत समझ बैठी थी। उनके लिए मुझे भी बहुत ही पछतावा था। मेरे ससुर और मेरी ननद ने अपने होने का फ़र्ज निभाया था और मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी थी। हमारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी इंसान की छोटी सी गलती हमारे रिश्ते को तोड़कर रख देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।